वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप हिंदी से किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप टीजीटी, पीजीटी या डीएसएस, बीएनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तकों को पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, उससे प्रथम संस्करण का वक्तव्य को जानेंगे। और जैसे आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप पढ़ते हैं, उसको एक एक अक्षर पढ़ते हैं, तब जाके क्वेश्चन तैयार होता है। तो आपको हम आज पढ़ के सुना रहे हैं और इस ऑडियो के द्वारा आपके बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। ऑडियो वीडियो दोनों बनाते हैं, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी जुड़ा लें, ताकि जो भी वीडियो और ऑडियो हम डालें वो आपके लिए हेल्पफुल हो और आप सुनते सुनते कुछ अच्छा कर ले जाइए और आपके बहुत सारे प्रश्न ऑडियो के द्वारा तैयार हो जाएंगे। चलिए जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय क्या है। तो संवत 1941 से 1998 ईस्वी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय कब से है? तो संवत 1941 से 1998 ईस्वी तक। प्रथम संस्करण का वक्तव्य है। चलिए जानते हैं कि प्रथम संस्करण के वक्तव्य में इन्होंने क्या कहा है। हिंदी के कवियों का एक वृत्त ग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। ध्यान से सुनिए, एक एक लाइन में प्रश्न बनता हुआ आपको दिखेगा और आप सुन के बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए, हिंदी के कवियों का एक वृत्त ग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 ईस्वी में डॉक्टर गियर्सन ने, जो अब हैं गियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कविवृत्त संग्रह निकाला। ध्यान से सुनिए, बड़ा कविवृत्त किसका संग्रह है? तो आप अच्छे से आसानी से लगा सकते हैं कि किसका है? गियर्सन का। गियर्सन, ध्यान से फिर से सुनिए, गियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कविवृत्त संग्रह निकाला। काशी की नागरी प्रचारी सभा का ध्यान आरंभ में ही इस बात की ओर गया कि सहस्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी है। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 में पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक की खोज की तथा अपनी 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। सन 1913 ईस्वी में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिस्र बंधुओं यानी श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह मिस्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया, 3 भागों में प्रकाशित किया गया। ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए इसको एक बार, कि सन 1913 में इस सारी सामग्रियों का उपयोग करके मिस्र बंधुओं ने अपना बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह मिस्र बंधु विनोद। अब कवि भारी वृत्त संग्रह किसे कहा जाता है? किसके इतिहास को कहा जाता है? तो मिस्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है और यह 3 भागों में प्रकाशित किया गया। कितने भागों में प्रकाशित किया गया? तो 3 भागों में प्रकाशित किया गया। इधर जब से विश्वविद्यालय में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं,
उन सब से सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुत्थी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी। सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आँख मूंद कर बाँट देना, यह भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किस वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। अतः यह नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री में मैं ज़रूरी समझता था, उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी हो सकी। उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी ना हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा किया गया। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रथम संस्करण का वक्तव्य है। आगे जानिए। पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को लें, वह परिणामों में प्रथम के बराबर ना होगी। यह नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उनके बराबर ना होगी। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती हैं, तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलाकर 20 हैं। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात यह है कि ग्रंथों की प्रसिद्धि किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग से बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करें। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इस दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया है। आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा है। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने रखा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जनों में धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती है और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य की कोट में जानने आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साहित्यिक पुस्तकें केवल कितनी हैं? तो 4 हैं। नंबर 1 विजयपाल रासो, नंबर 2 हमीर रासो और नंबर 3 कीर्तिलता, नंबर 4 कीर्ति पताका। फिर से सुनिए कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साहित्यिक पुस्तकें केवल कितनी हैं? 4 हैं। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और देश काल काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। देश काल काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्र का, परमाल रासो जिसको आलखंड के नाम से भी जाना जाता है, खुसरो की पहेलियाँ, आदि विद्यापति, पदावली। इसको ये देश काल काव्य की 8 पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 और बीसल देव रासों को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं। बीसल देव रासों को छोड़कर अंतिम 2 और बीसल देव रासों को छोड़ के वीर गाथा काल ही हैं, वीर गाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनैतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इनकी इतनी पुस्तकों की नामावली दी है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के भीतर कितनी पुस्तकों की नामावली दी है, उसको जानते हैं आगे। तो भगवत गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमाल, समंतसार, पत्तली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रामा, रेवत गिरी रासो, नैमिनाथ चौपई, उयस माला यानी उपदेश माला। फिर से सुनिए, मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की नामावली दी है। नंबर 1 भगवत गीता, नंबर 2 वृद्ध नवकार, नंबर 3 वर्तमाल, नंबर 4 समंतसार, नंबर 5 पत्तली, नंबर 6 अनन्य योग, नंबर 7 जम्बू स्वामी रामा, नंबर 8 रेवत गिरी रासो, नंबर 9 नैमिनाथ चौपई, नंबर 10 उयस माला यानी उपदेश माला। इसमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है, जैसे कि उसकी इस भाषा से स्पष्ट है। तेहि दिन कथा कीन मन माही, तेहि दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊँ, अगम अपार है जाकर नाऊँ। जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं बड़ों का द्वित्व देखकर तो प्राकृतिक भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि की भैंसवाड़ी समझते हैं, जो भाव को थॉट और विचार को फीलिंग कहते हैं, वे यदि उद्दत पद्यों को संभवत 1000 के क्या संभवत 500 के भी बताए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पुस्तक की समृद्ध सूक्त या गड़बड़ पाठ की सावधान करने के लिए काफ़ी है। सहस्र सो संपूर्ण जाना। अब रही शेष 9 पुस्तकें, जिनमें से 2, 7, 9 और 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर हैं। अब शेष रही 9 पुस्तकें, जिसमें से 2, 7, 9, 2, 7 यानी वृद्ध नवकार, 7 यानी कि जम्बू स्वामी रामा और 9 नैमिनाथ चौपई और 10 जैन धर्म के 10 कौन सा है? तो उपदेश माला है। ये तत्व निरूपण पर है और साहित्य कोट में नहीं आ सकती। नंबर 6 योग पुस्तक है। नंबर 6 योग पुस्तक है यानी अनन्य योग, यह योग पुस्तक है। 3 और 4 केवल नोटिस मात्र है। तीसरा है वर्तमान और 4 है समंतसार, यह नोटिस मात्र है, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक हैं। एक में नंद के ज्योनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रेवत पर्वत का।
अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि मैं भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीरगाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। एक ही काल और एक ही कोट की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्तिकाल के भीतर पहले 2 काव्य शाखाएं निर्गुण धारा और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई है। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट करते हुए लक्षित हुई है। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, जिसको सूफी शाखा भी कहते हैं, सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठाओं यूँ ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है। उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में आ भी जाएंगी। रीति काल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है, उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर यूँ ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएंगे, तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध चलने के लिए पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार नहीं होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचना करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला है। रीतिकाल के संबंध में 2 बातें और कही हैं। इस काल में कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर दीनदयाल, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ है, तो उसमें मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं, उतने ही ज़रूरत से ज़्यादा मालूम हो रहे हैं। रीति काल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं, वे दिग्दर्शन मात्र के लिए। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक का उल्लेख के रूप लिखूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा है, पर वह भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। यह आवश्यक है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्य घटना है।
फिर से सुनिए, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार से करना पड़ा है। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच और हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है, उनको आरंभ तक लाकर उसमें आगे का प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का क्यों फिर से सुनिए, आरंभ तक लाकर उसमें आगे का प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर बला मोल लेना था। समझ पड़ता था, पर जी न माना। सहयोगियों और उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े समय विवेचन के साथ डरते डरते किया गया। वर्तमान के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी से या भूल से छूट गए होंगे। इसके लिए तथा उससे भी अधिक उनकी कृतियों के विशेष रूप को परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना है। जैसे पहले कहा जा चुका है कि यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है। इसका रूप जो मैं रखना चाहता था, वह भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका। कवियों और लेखकों के नामोल्लेख के संबंध में यह बात का निवेदन और है, इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। इसे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया है। अगले संस्करण में इस काल का प्रचार कुछ और अधिक हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में जनवरी महीने में निकल चुका है। कब निकल चुका है? तो हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में जनवरी महीने में निकल चुका है। इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई है, विशेषतः आदि और अंत में। आदिकाल में ही अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत मानी जाती रही हैं। कवि परंपराओं के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा काव्यों में नाम गिनती चली आई हैं जो अपभ्रंश में हैं, जैसे कुमारपाल चरित और सारंगधर कृत। हमीर रासो का पता नहीं है, पर प्राकृतिक पिंगल सूत्र उलटते पुलटते मुझे हमीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद्य छंदों का उदाहरण भी मिला है। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि पद्य सारंगधर ने के प्रसिद्ध हमीर रासों के ही हैं। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल के कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा, जिससे उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठाक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को हो जाए और वे धोखे में ना रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हों। मिश्र बंधुओं के प्रकांड कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैं प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं। अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ता को धन्यवाद देना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज कर रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी है। राय साहब, बाबू श्याम सुंदर दास BA की हिंदी, कोविद रत्नमाला, श्री युक्त राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी और श्री वियोगी हरजी की ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा, उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए, पर न आज तक मैंने उन्हें
किसी बात के लिए धन्यवाद दिया, ना अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को आज तक वे एक बदमाशी समझते हैं। धन्यवाद को आज तक वे एक बदमाशी समझते हैं। कौन? तो पंडित केदारनाथ पाठक। इस कार्य में मुझसे जो भूले हुए हैं, उससे सुधार की जो त्रुटियां रह गई हैं उसकी पूर्ति की, और अपराध बन पड़े उसकी क्षमा की पूरी आशा करके मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। ये किसने लिखा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये अपने पहले प्रथम संस्करण का वक्तव्य इन्होंने इतना दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय है संवत 1941 से 1998 ईस्वी। और यह जो ऑडियो है पूरा, ये प्रथम संस्करण का वक्तव्य है। इससे बहुत सारे प्रश्न आपके बन गए होंगे, और एक बार में आपके समझ में नहीं आए तो एक बार और सुन लीजिए, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अच्छे से इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आपको याद हो जाएंगे। और अगर आपको यह मेरा प्रयास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत सारे ऑडियो भी बना चुके हैं, उसको भी देख लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।